आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर सहसारथी संवाद। नमस्कार, आज की ताजा खबर सहसारथी संवाद में आपका स्वागत है। खबर संकलन करता है सारथी राकेश। ये खबरें विभिन्न मीडिया स्रोतों से सारथी द्वारा संकलित की गई हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां प्रधानमंत्री की एक रैली से ठीक पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। खबर नंबर 1, कोलकाता का गिरीश पार्क इलाका। यहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली से कुछ ही देर पहले माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए और बात सिर्फ नारेबाजी से आगे बढ़कर पत्थरबाजी और मारपीट तक पहुंच गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प के नतीजे भी सामने आए। ये टकराव राज्य की मंत्री शशि पांजा के घर के पास हुआ, जिसमें वो खुद घायल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी और एक बीजेपी नेता को भी चोटें आईं। साथ ही कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। और जैसा कि अक्सर होता है, इस घटना के बाद दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी की सोची समझी साजिश थी ताकि प्रधानमंत्री की रैली में अड़चन डाली जा सके। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ये बीजेपी की ही उकसावे वाली कार्रवाई थी। सोचिए, क्या चुनावी हिंसा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है या आम लोगों के विश्वास को तोड़ती है? खबर नंबर 2, इसी सियासी गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड से एक बड़ी रैली की। अपने भाषण में उन्होंने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हर बात का चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का विरोध सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने के लिए कर रही है। उन्होंने ये तक कहा कि ये बंगाली हिंदुओं को अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनाने की एक साजिश है। सोचिए, क्या राज्य की जनसांख्यिकी बदलाव का मुद्दा वास्तविक विकास बाधा है या सिर्फ चुनावी हथियार? तो एक तरफ ये सियासी टकराव है और दूसरी तरफ बंगाल में विकास के बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा फासला नजर आता है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। खबर नंबर 3, अपने दौरे पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है, जिसका मकसद सड़क, रेल और बंदरगाह से जुड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है। इन योजनाओं में सबसे खास है 331 किलोमीटर लंबा खड़गपुर मोरग्राम इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे सफर की दूरी करीब 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा पुरुलिया से आनंद विहार के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने और राज्य के 6 रेलवे स्टेशनों को नए सिरे से विकसित करने का भी ऐलान हुआ है। सोचिए, क्या बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वाकई रोजगार और विकास लाएंगे या सिर्फ चुनावी घोषणाएं रह जाएंगी? खबर नंबर 4, विकास की इन बड़ी बड़ी घोषणाओं से एकदम अलग बंगाल की एक जमीनी सच्चाई लोगों को बहुत परेशान कर रही है, और वो है एलपीजी सिलेंडर का गहराता संकट। राज्य के कई हिस्सों में रसोई गैस की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस संकट का असर हर किसी पर पड़ रहा है। आम घरों की रसोई से लेकर स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील तक सब कुछ प्रभावित हो रहा है। हालत यह है कि लोग रात रात भर लाइनों में लगने को मजबूर हैं। ऑटो ड्राइवरों को भी गैस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी कमाई पर भी सीधा असर हो रहा है। सोचिए, क्या ऊर्जा नीति आम परिवारों और बच्चों के पोषण को खतरे में डाल रही है? बंगाल में एलपीजी संकट की जड़ें कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय नीति से भी जुड़ी हैं। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी नीति को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा नियम जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। खबर नंबर 5, केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन घरों में पाइप वाली नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन लगा हुआ है, वो अब अपने घर में एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते और न ही उसे रीफिल करवा सकते। अब सवाल उठता है कि इस नियम को क्यों लाया गया? सरकार का कहना है कि इससे एलपीजी की उपलब्धता बढ़ेगी और जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है उन्हें सिलेंडर आसानी से मिल पाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई राज्यों में, जैसा हमने बंगाल के मामले में देखा, एलपीजी की पहले से ही भारी कमी चल रही है। सोचिए, क्या ये नियम ऊर्जा संकट का समाधान है या आम आदमी पर बोझ? ये थी आज की पहली 5 बड़ी खबरें। बाकी खबरें जारी रहेंगी। तो अब तक हम 5 प्रमुख खबरों से रूबरू हो चुके हैं।
अब हम जारी रखते हैं खबर नंबर 6 से। चलिए अब बात करते हैं खबर नंबर 6 की, और ये सीधे तौर पर भारत से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में जो ये तनाव बढ़ रहा है ना, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चिंता बन गया है। देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये टकराव चल रहा है, उसने भारत के लिए एक बड़ी उलझन खड़ी कर दी है। एक तरफ तो हमारी तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है, और दूसरी तरफ पूरे इलाके का जो नाजुक सा संतुलन है, वो भी बिगड़ रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे एक पूर्व विदेश सचिव ने तो इसे भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक नुकसान बताते हुए चेतावनी भी जारी की है। सोचिए, क्या भारत को अपनी विदेश नीति में अब ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? तो अब आते हैं खबर नंबर 7 पर। इसी जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच अब बातों के तीर भी खूब चल रहे हैं, जहां ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका पर निशाना साधा है। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप प्रशासन का मजाक उड़ाया है। और विषय क्या है? रूसी तेल पर लगे सैंक्शंस में दी गई छूट। उनका कहना है कि अमेरिका अपने ही बनाए नियमों को बदल रहा है। मतलब ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे बड़ी शक्तियां अपने फायदे के हिसाब से नियम बनाती और तोड़ती हैं। सोचिए, क्या वैश्विक तेल राजनीति में दोहरे मापदंड भारत जैसे आयातक देशों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? अब जो 8वीं खबर है, वो हालात को और भी कह सकते हैं गंभीर बना रही है। बात हो रही है हॉर्मज़ जलडमरू मध्य की। ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल रूट है, और अब ये एक जंगी अखाड़ा बनता दिख रहा है। हुआ ये है कि ईरान ने दुश्मन टैंकरों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ा और सीधा कदम उठाया है। उन्होंने चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे अपने सहयोगियों से कहा है कि वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अपने युद्धपोत भेजें। आप समझिए, ये एक बहुत बड़ा सैन्य आह्वान है जो तनाव को किसी भी हद तक ले जा सकता है। सोचिए, क्या ये वैश्विक तेल संकट तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है? देखिए, किसी भी जंग का सबसे भयानक चेहरा होता है उसका मानवीय संकट, और हमारी 9वीं खबर इसी दर्दनाक सच्चाई को सामने लाती है। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। 32 लाख, जी हाँ, 32 लाख ईरानी लोग जिन्हें अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। और ये सब हुआ कैसे? संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने जो चेतावनी दी है, वो चौंकाने वाली है। अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से सिर्फ 2 हफ्तों में 32 लाख ईरानी बेघर हो गए हैं। ये इस युद्ध का वो मानवीय पहलू है, और इसमें पिस कौन लाए? हमेशा की तरह आम नागरिक। सोचिए, युद्ध में आम नागरिकों की कीमत कौन चुकाता है, और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? और अब इस भाग की आखिरी खबर, यानी खबर नंबर 10, और ये दिखाती है कि कैसे ये लड़ाई की आग अब एक जगह नहीं रुक रही, बल्कि फैलती ही जा रही है। तो अब ये जंग इराक की जमीन तक पहुंच चुकी है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान समर्थित मिलिशिया ने हमला कर दिया, और इस घटना के फौरन बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत इराक छोड़ दें। ये साफ संकेत है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रहा है। सोचिए, क्या क्षेत्रीय संघर्ष अब पूरे मध्य पूर्व को जला रहा है? ये थीं खबरें 6 से 10। आखिरी भाग में बाकी 5 खबरें और मौसम अपडेट के साथ पूरा बुलेटिन पूरा होगा। तो आज की ताज़ा खबर सहसारथी संवाद के आखिरी भाग में आपका स्वागत है। अब हम पूरी करते हैं बाकी की 5 खबरें। पिछले हिस्सों में हमने देश के अंदर की हलचल पर नजर डाली, लेकिन अब वक्त है सरहदों के पार देखने का, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी 11वीं खबर एक दुखद हादसे से जुड़ी है। ये हादसा ईरान के साथ जो तनाव बढ़ रहा है, उसकी एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। देखिए, ईरान के साथ तनाव अपने चरम पर है, और इसी माहौल के बीच इराक के आसमान में अमेरिकी वायुसेना का एक रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश हो गया है। और दुख की बात यह है कि विमान में सवार सभी 6 एयरक्रू सदस्य मारे गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि इस बात की एक बहुत कड़वी याद दिलाता है कि युद्ध की आग की कीमत सिर्फ मोर्चों पर नहीं, बल्कि हर जगह चुकानी पड़ती है। सोचिए, क्या युद्ध की कीमत सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता की भी है? अब हम आते हैं खबर नंबर 12 और 13 पर। ये दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे
एक जगह की चिंगारी देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। पहली खबर देखिए। अमेरिका ने ईरान युद्ध का हवाला देते हुए रूस और यूक्रेन के बीच जो शांति वार्ता होनी थी उसे टाल दिया है। मतलब एक युद्ध को खत्म करने की कोशिश एक दूसरे युद्ध की वजह से रुक गई है। और इसी दौरान कीव में एक अलग रूसी हमले में 4 लोगों की जान भी चली गई। सोचिए, क्या एक युद्ध दूसरे युद्ध को हमेशा के लिए रोक रहा है? वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा गहरा गया है। लेबनान पर इजराइल की लगातार बमबारी हो रही है और इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सीधी धमकी दी है कि इजराइल को एक चौंकाने वाला जवाब मिलेगा। आप जानते हैं, इसे अक्सर प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है, जहां बड़ी ताकतें खुद सीधे नहीं लड़ती बल्कि दूसरे गुटों के जरिए लड़ती हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक बहुत खतरनाक सवाल खड़ा कर रहा है। सोचिए, क्या प्रॉक्सी युद्ध अब सीधे बड़े युद्ध में बदल रहे हैं? और अब हमारी आखिरी 2 खबरें ये इस पूरे संघर्ष के सबसे ऊंचे लेवल के दांवपेच और उससे पूरी दुनिया पर जो खतरा मंडरा रहा है उस पर रोशनी डालती हैं। इस पूरी ग्लोबल शतरंज की बिसात पर एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल को शायद वो युद्ध तो मिल गया जो वो हमेशा से चाहता था, लेकिन अब इस खेल के नियम राष्ट्रपति ट्रंप तय कर रहे हैं, यानी लड़ाई अब उनकी शर्तों पर लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा मोड़ है जो पावर के सारे समीकरण बदल सकता है। सोचिए, बड़े नेताओं के फैसले आम लोगों की जिंदगी को कितना प्रभावित करते हैं। और अब 15वीं और शायद आज की सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाली खबर। एक तरफ तो ईरान में बमबारी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ ईरान की नतांज परमाणु सुविधा पर हमला किया गया है। ये वो लाल लकीर है जिसके पार जाना पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। हाँ, ईरान ने तुरंत ये साफ कर दिया है कि हमले के बाद कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। ये एक राहत की बात है, लेकिन भले ही फौरी तबाही टल गई हो, ऐसी जगह पर हमला करना अपने आप में एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम करता है। ये पूरी दुनिया को एक परमाणु संकट के मुहाने पर ला खड़ा करता है। सोचिए, क्या परमाणु सुविधाओं पर हमले पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं? तो ये तो थी दुनिया में चल रही इंसानी उठापटक। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि कुदरत के मिजाज में आज क्या चल रहा है। भारत के मौसम की बात करें तो आज उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पहाड़ी इलाकों में गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान है। उत्तराखंड के लिए खास तौर पर 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार वाले थंडरस्कॉल की चेतावनी है। वहीं झारखंड में हीट वेव यानी लू का प्रकोप जारी रहेगा और दिल्ली में भी गर्मी सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। अगर दुनिया भर में देखें तो उत्तरी अटलांटिक में एक कम दबाव का सिस्टम बन रहा है, जिससे यूरोप में बादल छाए रहेंगे। ENSO मार्च, अप्रैल, मई 2026 तक न्यूट्रल स्थिति की ओर बढ़ रहा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर मौसम की रिपोर्टिंग पर भी पड़ रहा है। हालांकि वहां से किसी खराब मौसम की कोई खबर नहीं है। ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। विचार रखें, सवाल पूछें, क्योंकि यही जागरूकता बदलाव लाती है। जय हिंद। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, सहसारथी संवाद।